नमस्कार दोस्तों। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी आखिरी रैली की और उस आखिरी रैली में भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा बिल्कुल नहीं किया। दोस्तों, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी ने कोई रैली नहीं की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का साथ ना आना क्या कहलाता है? प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी ने रैली या फिर चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी को यह मालूम चल गया है कि वो बिहार लूज कर रहे हैं, या फिर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम ही जीत रहे हैं और अगर हम जीत रहे हैं तो फिर आखिरी दिन प्रचार करने का क्या मतलब है? दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो नगर निगम के चुनाव में भी आखिर तक लड़ते हैं, लेकिन बिहार में वो जोशो खरोश, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? बात करेंगे। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर है। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली थी कल बिहार में। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ दिखने चाहिए थे, एकता का संदेश जाता, लेकिन दोनों साथ में मंच साझा नहीं किए। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? ये जीत का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये हार की हताशा है? नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, ये तो बात ठीक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि भाई आखिरी रैली थी और उसमें नीतीश जी का आना चाहिए। वो तो सीट बहुत पहले साफ हो चुकी है कि दोनों के राहें जुदा हो चुकी हैं बहुत पहले ही। और ये तो उसी दिन तय हो गया था जब प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई थी और पहली रैली में शरीक हुए थे नीतीश कुमार, शायद ये सोच के कि भाई नीचे के लोग बदमाशी कर रहे होंगे, चाणक्य हो सकता है उनका नाम ना उम्मीदवार घोषित करना चाहे और पीएम अपनी रैली में शायद उनका नाम घोषित करें, ये कोई स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की हो, ये सोच के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रैली में शरीक हुए थे। लेकिन जब उनको ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में उनका नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री एनडीए का होगा, तो वो समझ गए कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है और इस रणनीति में कहीं ना कहीं मोदी भी शामिल हैं। तो उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया था। अब उसके बाद आप छोटा सा संशय उनको उस दिन भी था कि जिस दिन मैनिफेस्टो जारी होगा शायद उस दिन हो, तो उस दिन भी नहीं हुआ। और उस दिन आपने देखा कि वो जैसे ही ओपनिंग हुई और मैनिफेस्टो जारी हुआ और वो तुरंत निकल के चले गए, सेकंडों में, पूरा मिनट भी नहीं रुके वो। तो ये सारी चीजें जताती हैं कि नीतीश कुमार जी चीजों को समझ चुके हैं और नीतीश कुमार जी अपनी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो सूचनाएं हैं प्रज्ञा जी, कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए तमाम सामधाम दंडभेद जो वो अपने लेवल पे कर सकते हैं, बिहार सरकार के थ्रू कर सकते हैं, मशीनरी के थ्रू कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ता, अपने जो उनके साथी हैं उनके साथ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन वो परेशान इस बात को लेके भी है कि भारतीय जनता पार्टी तो उनकी दुश्मन बनी गई है, उनके कुछ अपने भी दुश्मन बन गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं और दिखाने के लिए इनके साथ हैं। और वो जिस तरह से विश्वासघात कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आहत हैं और वो इससे कैसे निपटा जाए वो अंदरूनी अपनी राजनीति और रणनीति बना रहे हैं। तो उसको देखते हुए बहुत कल स्ट्रॉन्ग। सर हमने आपका ही ट्वीट देखा था कि अब तो भाजपा के कार्यालयों में नीतीश की तस्वीरों को जगह मिल गई है। क्या मनाने की कोशिश फेल हो गई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है कि नीतीश कुमार के साथ इस तरह का व्यवहार करना और नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की स्ट्रेटजी करना, वो नीतीश कुमार समझ चुके हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह और कॉन्फिडेंस थी और भारतीय जनता पार्टी अभिमान में थी, उसको लगता था कि इस बार हम 80-85 सीटें ले आएंगे और हमारे जो बाकी सहयोगी हैं वो मिलकर हम पूर्ण बहुमत हासिल कर लेंगे, हमें नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज का आभास नीतीश कुमार को भी हो गया। नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बनाई और मैं फिर कहता हूं आपको कि चाहे भारतीय जनता पार्टी अब कितने पोस्टर लगाए, कितने नीतीश कुमार की जय जयकार करे, चाहे जो भी करे, अब जो होना था वो हो चुका। अब आप 2 दिन में कुछ नहीं कर सकते। जब आपने 1 महीने में कुछ नहीं किया तो 2 दिन में आप कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, ऐसा नहीं है। बिहार एक डिफरेंस स्टेट है और डिफरेंट तरीके से वहां पे राजनीति होती है। अब वहां पे जिस प्रकार से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की गाड़ी को घेर रहे हैं, उस पर कीचड़ गोबर मार रहे हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग विरोध कर रहे हैं। इस तरह का विरोध आपको कहीं जो मुख्य विपक्षी दल है या महागठबंधन के लोग हैं उनके लोगों के साथ आपको इस तरह का व्यवहार कहीं नहीं मिलेगा। उनकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, भीड़ आ रही है, प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली दिखती हैं,
गृह मंत्री की रैलियों में कुर्सी खाली दिखती है। तो इस तरह से ये चीजें जताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हताश और उदास है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी प्रथम चरण के चुनाव के तत्काल बाद मीटिंग करते हैं, गृह मंत्री अलग मीटिंग करते हैं, नड्डा जी अलग मीटिंग करते हैं, नीतीश कुमार अपनी जो है रणनीतिक मीटिंग अलग करते हैं। नीतीश कुमार ने सारी अपनी सीटों का फीडबैक अपने अधिकारियों से लिया, अपने कार्यकर्ताओं से लिया। उन्होंने आकलन किया कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं अच्छे नतीजे उनके आते दिख रहे हैं, और उसके बाद वो दूसरे नंबर पे जिसके आंकड़े ले रहे हैं वो आरजेडी है, तो वो आरजेडी के आंकड़े क्यों ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी है कि कहीं तीर और लालटेन एक साथ तो नहीं आते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार का कोई इस तरह का कोई योजना तो नहीं है कि वो अपने तीर से लालटेन जलाना चाहते हो, तीर छोड़ दें रोज लालटेन जल जाए, इस तरह का तो कुछ प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं वो। तो नीतीश कुमार को समझना भारतीय जनता पार्टी ने भूल की है। जी कह रहे हैं वो नीतीश कुमार है, कर तो कुछ भी सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि नीतीश कुमार बोलते नहीं है, नीतीश कुमार सिर्फ करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ करते हैं, उन्होंने पहले भी किया है। अगर हम 2000 का जमाना 2020 का जमाना याद करें तो आपको याद होगा कि पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी रणनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या करेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम तो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ रहेंगे। और सुबह चाय पी रहे थे वो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ, और तेजस्वी यादव फिर उसके बाद डिप्टी सीएम बन गए थे। तो नीतीश कुमार जी कब क्या कर देंगे राजनीति में, ये किसी को नहीं पता है। और देखिए, अगर नीतीश कुमार की हालत ही बहुत खराब होगी, उनका दुर्भाग्य ही ऐसा हुआ कि वो 10-5 पे सिमट गए, तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 20 से एक भी सीट क्रॉस कर लेंगे, वो फिर किंग मेकर बनेंगे। वो इतनी आसानी से देखिए, आज आप ये देखिए प्रज्ञा जी के 20 साल सीएम रहने के बावजूद आज उनके ऊपर कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं है। ना कोई करप्शन के आरोप है, ना कोई परिवारवाद के आरोप है, और नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री अगर 5 साल रहता है, उनके ऊपर तमाम आरोप चिपक जाते हैं। तो नीतीश कुमार का अपना एक जज्बा है, अपना एक जलवा बिहार में है, और बिहार में जिस तरह का उनका सम्मान है, वहां की जनता उनका सम्मान करते हुए, और उनके स्वास्थ्य के हिसाब से लीजिए आप, या उनकी उम्र के हिसाब से लीजिए, तो उनको एक अच्छी विदाई देना चाहती है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे तो नरेंद्र मोदी हर लड़ाई को बिल्कुल अंत तक लड़ते हैं, नगर निगम के चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखते हैं, लेकिन बिहार में वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी की एक भी रैली नहीं है, ये क्या है? नहीं प्रज्ञा जी, ये आशंका आपने भी जाहिर कर दी, और मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को या तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, और या नरेंद्र मोदी जी मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ धेला उठने जाने नहीं जा रहा है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी अब तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई से जूझ रही है, और वो किसी तरह से तीसरे नंबर की रेस में बने रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आज उस पायदान पर खड़ी हुई मुझे दिखाई देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आचरण किया है नीतीश कुमार के साथ, उन्होंने अपना ही बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते, नीतीश कुमार को उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ते, भले ही बाद में उनको, जब उनके हाथ में पूरा कंट्रोल था, तो उनको स्वास्थ्य के आधार पर हटा सकते थे, अपने लोगों को बना सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत नहीं कर पाई, और उसका भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आज की डेट में। और इसी में आप अगर देखेंगे, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि कुर्मी वोटों की और कुर्मी समाज की जो पंचायतें हो रही हैं, उसका ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ होता हुआ हमें दिख रहा है। जहां जहां नीतीश कुमार के लोग हैं, वहां वहां कुर्मी समाज मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जहां कुर्मी समाज के लोग नहीं है, वहां पे वो आरजेडी का रुख कर रहा है। और इसके अलावा जो बिहार में वोटों का समीकरण है, वोटों का सिस्टम है, आप जानते हैं एमवाई हो और एमवाई के साथ कुर्मी जुड़ जाए, और दूसरा यूथ का जो बड़ी तादाद में वोट आ रहा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव को बड़ी बढ़त दिखाता मुझे नजर आ रहा है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर तेजस्वी यादव 100 क्रॉस कर जाए, जिस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होती है, अगर चुनाव आयोग कोई अपना सिस्टम करता है, तो वो बात हो सकती है, अन्यथा मुझे 100 क्रॉस करते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए प्रज्ञा, कि जिस प्रकार से पूरे देश में आज चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, कि जिस तरह से वो खुलेआम इस तरह की चीजें कर रही है, अब देश में धीरे धीरे जागरूक लोग हो रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में 2 दिन पहले
शव यात्रा निकाली है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। संविधान की शव यात्रा निकालना, और वो भी दिल्ली जैसी जगह में, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ गए, वो विजुअल आपको नेट पे दिख जाएंगे। तो इसके जी। क्या मायने? कलकत्ता में जिस प्रकार से धर्मगुरु अलग अलग दलों के मिलकर, जिनका कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में आपने देखा कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, तमिलनाडु में आपने देखा प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये वोट चोर का मुद्दा का सामना कर रही है, इससे कहीं ना कहीं लोग उत्सुक हो रहे हैं, और लोग इस चीज पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। अगर बिहार में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और इसको लेकर वो बहुत ज्यादा हताश है। क्योंकि आपने ये देखा कि जिस प्रकार से हरियाणा का अभी तक मामला ठंडा नहीं हुआ है, हरियाणा में तो आग धीरे ऐसा धीरे ऐसा सुलग क्या रही है। हो गया है केपी मलिक सर, क्योंकि जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते थे ऐसा कहा जाता था कि ये मोदी मैजिक है, एकदम लहर उठ जाती थी नरेंद्र मोदी के नाम की, नरेंद्र मोदी के जय जयकार की, या फिर जय बीजेपी तय बीजेपी इस तरह के नारों की। लेकिन अब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा ग्राफ बनता जा रहा है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां वहां स्थिति डाउन होती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि नरेंद्र मोदी इसी तरह के भाषण पहले देते थे तो बिल्कुल बम बम हो जाया करता था, लेकिन अब वो जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, ना तो उनके भाषण प्रधानमंत्री के तरह के भाषण हैं, और ना ही वो इस तरह के भाषण हैं जो बिल्कुल बम बम काट दे। देखिए प्रज्ञा जी, आपको ये समझना होगा कि मेरे आपके कहने से, जनता के किसी कहने से लोग इतने प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो लोग स्ट्रांगली मोदी की टीम में रहे हों, जैसे बिहार के पावर मिनिस्टर आर के सिंह थे, और 10 साल मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, आज वो 62,000 करोड़ का आरोप अगर भाजपा पे, अडानी पे लगा रहे हैं, तो उनकी बातों को लोग सीरियस ले रहे हैं। वो बिहार के हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो उन जैसे लोगों की बात का असर पड़ता है कि ये तो मोदी मैजिक के साथ थे, एकाएक इनको क्या हो गया। तो उनको लगता है कि इनके सामने सच्चाई आ गई है, और इसलिए इस तरह के लोग भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं जनता में एक विचार चल रहा है। हमारे आपके विरोध करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम तो एक परसेप्शन बनाते हैं, बताते हैं लोगों को कि ये चीजें चल रही हैं, उस पर विचार करना, विश्लेषण करना जनता का काम है। लेकिन जब आर के सिंह जैसे लोग इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हैं और हजारों करोड़ की चोरी सामने लाते हैं, तो जनता कहीं ना कहीं सोचने के लिए विवश हो जाती है। जब आप कहते हैं बिहार में आके कि यहाँ पे जमीन नहीं है, इसलिए हम फैक्ट्री, और गुजरात में बहुत सारी जमीनें हैं, हम वहां फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, और बिहार में जमीन नहीं है, और 1 रुपया पर एकड़ के हिसाब से आप अडानी को दे रहे हैं, तो लोगों को मजाक लगता है, और लोगों को ये लगता है कि ये हमारे साथ इस तरह का भद्दा मजाक करके हमें ठगने का काम कर रहे हैं। तो उस तरह से फिर जनता जागरूक होती है और वो एक्शन लेती है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है बिहार की, उसकी समझ में ये सारी चीजें आ गई हैं, इसलिए मोदी मैजिक आपको खत्म होता दिखाई दे रहा है। मोदी मैजिक चला 10 साल, अब 10 साल के बाद मोदी मैजिक में जब कुछ निकला नहीं है, खाली मैजिक मैजिक आप कर रहे हैं, जादू करके दिखा तो रहे नहीं आप। तो जादू करके जब आप नहीं दिखा पा रहे हैं, खाली मैजिक मैजिक कर रहे हैं, तो मैजिक का जादू तो अपने आप निकल जाएगा। तो अब उनका जो जादू था वो खत्म हो चुका है, अब उसमें कोई दम बचा नहीं है, फुस हो चुका उनका पटाखा जादू का। जी। अच्छा, अपने आखिरी चुनाव प्रचार में, क्योंकि जब आखिरी कल ही था, नरेंद्र मोदी ने एक ही रैली की, लास्ट डे तो की ही नहीं, जो कल चुनाव प्रचार किया उसमें भी हमने देखा कि उनके भाषणों में कट्टा तमंचा वाली जो भाषा है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र मोदी आखिर क्यों अपनी भाषा का स्तर जो है वो एज अ प्रधानमंत्री, लोग उनसे ये उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन वो लगातार गिराते जा रहे हैं। इससे पहले वो हल्का फुल्का कट्टा तमंचा की बात करते थे, लेकिन आखिरी दिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो एकदम गली छाप, सड़क छाप, एकदम कट्टे तमंचे वाला गाना तक मंच से गुनगुना दिए कि मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि मारब सिक्सर, 6 गोली छाती पर, इस तरह के गीत गाते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए मंच से। तो क्या इसके पीछे है? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, कहा जाता है लिखा हुआ बोलते हैं, टीपी से पढ़कर बोलते हैं, सधा हुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति होती है। तो ये जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, ये आखिर कोई रणनीति है क्या? उन्होंने बिहार की नब्ज पकड़ ली है, या फिर यह हार की झुलझुलाहट है जो उनके मुंह से बार बार निकलती जा रही है कि कुछ भी कर लीजिए, एक बार ये भी करके देख लिया जाए, सब करके देखा, जंगल राज जैसा, यार ये सब कुछ हुआ नहीं काम आया, ये भी गुरु करके देख ले, शायद ही काम आ जाए।
देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप प्रधानमंत्री के नजरिए से देखें कि प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो देश विदेश की बातों को अपने भाषण में शामिल हाँ, करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का भाषण देश में ही नहीं बाहर विदेशों में भी सुना जाता है और रिकॉर्ड में रखा जाता है। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हमने तो प्रधानमंत्री का भाषण सुनना बंद कर दिया है। इसलिए उन्होंने क्या एग्जैक्टली यूज किया मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ना मैं देखता ना मैं सुनता, क्योंकि हुँ, उसमें सुनने लायक कुछ होता नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारी विदेश नीति क्या है, हमारी रणनीति क्या है, हम आर्थिक आधार पे क्या कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने देश को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों में अग्रणी हैं, हम बिहार के लिए क्या नई योजनाएँ ला रहे हैं। 10 साल से हमारी गठबंधन की सरकार है, हमने ये परियोजनाएँ की हैं और अगली आने वाली परियोजनाएँ हमारी ये हैं। क्यों नहीं वो विकास की बात करते? वो तो विकास पुरुष थे। वो तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते थे, सबका विश्वास की बात करते थे। आज सबका विकास और सबके विश्वास को क्या हुआ? क्या यही गोली कट्टा, इसी में वो विकास समझ रहे हैं? तो इस तरह से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कहीं न कहीं हताश हैं और ये हताशा ही है उनकी जो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री का आचरण इस प्रकार से भाषण में होना बहुत ही देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और विदेश में जो सुनते हैं वो हमारे हिंदुस्तान का मज़ाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं है, प्रधानमंत्री हम सबके हैं। प्रधानमंत्री देश के हैं, पूरे भारत के हैं। तो हुँ, प्रधानमंत्री खाली बिहार में जाके भारतीय जनता पार्टी के बन जाएँ और बाकी सबके वो दुश्मन बन जाएँ और सबके बारे में इस तरह की बात करें, ये हुँ। प्रधानमंत्री पद को कम से कम शोभा नहीं देता है। तो मुझे बिल्कुल ठीक लगता बात है है। कि मोदी हुँ, जी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित ना करके उसका सम्मान गिराने का काम कर रहे हैं। इस पे प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ रैलियाँ करें, प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा का काम करें, हुँ। प्रधानमंत्री जी भाजपा का बिल्ला लगा के घूमें, ये मुझे लगता है कि शोभनीय नहीं है उनके लिए और इसमें प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब या तो ये है कि जो लोग उनको भाषण लिख के देते हैं, वो भी इसी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं और या हुँ, प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाहट में आजकल भाषण लिखा हुआ पढ़ ही नहीं रहे, जो समझ में आ रहा है वही बोल दे रहे हैं। हुँ। तो उनकी हताशा और हड़बड़ाहट उसी में हमारे सामने आ रही है। जी। तो सर आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब आज के बाद चुनाव प्रचार है नहीं, फिर दूसरे चरण का बिगुल फूँक दिया गया है। आपको क्या लग रहा है दूसरे चरण में क्या होने जा रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि प्रथम चरण में जिस तरह का परसेप्शन बन जाता है, दूसरा चरण उसी के आधार पे और मिलते-जुलते तरीके से ही होता है। जिस हुँ। प्रकार से बिहार में कहीं न कहीं एक लेकिन उत्साह मोदी लोगों तो में कह रहे हैं दिखा कि है। लोग विकास को चुन रहे हैं, लोग नहीं, यहाँ यहाँ मोदी की और उसकी मुख्यमंत्री बात की कोई ओर है नहीं, आ रहे विकास हैं। हुआ कहाँ है? नहीं, विकास हुआ कहाँ है? आपके पास हुँ। विकास की कोई सूची हो तो आप बताइए, पढ़ और सबसे दीजिए। बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं लोगों ने विकास को वोट दिया है, लोग विकास को चुनने जा रहे हैं और विकास इनके एजेंडे में ही नहीं था बिहार में। बिहार में ये सिर्फ जंगल राज के नाम पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री खुद जंगल राज की कहानियां सुनाते हुए दिखा और ये बोल रहे हैं कि विकास को जनता चुन रही है। और अगर विकास को चुन रही है तो विकास की बात तो तेजस्वी बार-बार कह रहे थे कि हमें बिहार बदलना है, बिहार का भविष्य बदलना है, लोगों को रोटी रोजगार देना है। देखिए प्रज्ञा जी, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। हुँ, प्रधानमंत्री जी विकास पे वोट देने की बात भी कर रहे हैं और विकास में क्या-क्या हुआ गोली चली गिनवा भी रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हुँ। आज जो आप मंगल राज बता रहे हैं, उसमें जो एक व्यक्ति को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और आपके विधायक जेल चले जाते हैं, ये विकास है? इस जंगल राज की बात आप कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाहट में हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम जो बात कर रहे थे परसेप्शन की, प्रथम चरण के मतदान में जिस प्रकार से लोगों के हौसले बुलंद हैं और वहाँ पे एक विश्वास लोग दिखा रहे हैं महागठबंधन पे और जिस तरह से राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक बढ़त हासिल किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अभी तक समझ नहीं पाई है और भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के साथ इस तरह का व्यवहार करना मुझे लगता है बड़ा आत्मघाती सिद्ध होगा, जब आप 14 तारीख को नतीजे देखेंगे। जी। सर एक एक बाइट है हालाँकि दूसरे चैनल की है, अखिलेश यादव की है, वो बिहार के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो एक बार मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि महागठबंधन क्या सोच रहा है। तेजस्वी जीत रहे हैं, जन समर्थन तेजस्वी के साथ है। आपके सब कैमरे देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा जन समर्थन तेजस्वी के साथ है। तो ये कह रहे हैं तेजस अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं तेजस्वी जीत रहे हैं, उनकी सरकार आ रही है और सबसे ज्यादा जन समर्थन तेजस्वी जी के साथ है। ये महागठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है सर? क्योंकि नहीं अभी देखिए दूसरे प्रज्ञा जी, चरण बाकी है। देखें
देखिए देखिए, ये तो अगर आप किसी एनडीए के नेता से पूछेंगे, वो कहेंगे एनडीए की सरकार बन रही है। बिल्कुल। ये महागठबंधन के समर्थक हैं, ये महागठबंधन की बात करेंगे। ये सब अपने-अपने दल की, अब अपने गठबंधन की बात बिल्कुल। करते हैं। लेकिन मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खाली इसलिए चौड़े हो रहे हों कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इसलिए बम-बम लोगों ने उनको वोट दिया है, इसलिए उनको 40 पार भेजा है जनता ने, ऐसा नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं विरोध में वोट डालना चाह रही थी और एक वोट डालने के आश्रय के रूप में उनको समाजवादी पार्टी और नंबर 2 पे कांग्रेस मिली, इसलिए वो उन्होंने मुखातिब हुए उसकी तरफ। यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में उनको कोई दिखाई देता है, जो सबसे बड़ा चेहरा दिखाई देता है बिहार में, वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को उस तरह का भी भारी तादाद में वोट मिलेगा और उसी से तेजस्वी यादव को सफलता मिलेगी। देखिए, जो पारंपरिक वोट है लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ जो आपका आंकड़ा बहुत ऊपर ले जाने का काम कर रहा है, वो जो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि हमने जिक्र किया कि भई उनके खिलाफ रैलियाँ निकल रही है, यूथ खड़ा हो गया, नौकरियाँ नहीं है, आपकी सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। तो इससे तंग आके जो एक बड़ा वर्ग है, जो परेशान है, वो कहीं न कहीं विपक्ष के पाले में जा रहा है और विपक्ष की जीत, विपक्ष को फ़ायदा उसी से होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई बहुत बड़ा काम उस तरह का कर दिया, वो तो लंबे समय तक रहे नहीं है। लेकिन जो उनकी भी तो उन्होंने एक सरकार भी छोटा वो तो जो भी एक छोटा काम उन्होंने किया है, जो भी उनको एक छोटा-सा टाइम मिला है, उसमें जो उन्होंने नौकरी देने का काम किया और एक उदाहरण पेश किया है, लेकिन जनता अभी कहीं बहुत न कहीं बड़े-बड़े उसको वादे भी कर दिए हैं केपी मलिक सर कि 20 महीने के अंदर लोगों को नौकरी दूँगा। 20 साल में लोगों ने जो काम नहीं किया वो मैं 20 दिन में करके दिखा दूँगा। बहुत बड़े-बड़े वादे उन्होंने किए हैं। देखिए प्रज्ञा जी, ये तो राजनीति में वायदे तो होते ही हैं, कुछ वायदे बाद में जुमले सिद्ध हो जाते हैं। आपने दिल्ली में केजरीवाल के वायदे देखे, आपने सेंट्रल में अमित शाह जी के वायदे देखे, बाद में जुमले सिद्ध हो गए। मोदी जी खुद जो आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कितने सारे जुमले दिए थे, वो आपके सामने हैं। तो लेकिन मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ तेजस्वी यादव की बात पे, तेजस्वी यादव युवा है और तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं से इस प्रकार सफेद झूठ नहीं बोल सकते। वो हो सकता है कि वायदे पूरे ना कर पाएँ, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी वायदों को पूरा करने की, लेकिन क्योंकि उनके पास उन्होंने जो दिखाने सबसे के लिए बड़ा चीज़ है वायदा कि देखो मैंने 17 महीने में किया था, जो मैंने बोला मैंने नौकरी के पर्चे बाँटे। प्रज्ञा जी, मेरा वही कहना है कि 1.5 साल जो वो उप मुख्यमंत्री थे, उस दौरान जो उन्होंने काम किया है, कहीं न कहीं जनता उन पे उस बात को लेके विश्वास कर रही है और उनके जो वायदे हैं, उनको लग रहा है कि वो सिरे चढ़ा सकते हैं अगर हम उनको 5 साल के लिए लाते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता 5 साल के लिए उनको मौका देने जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। बहुत व्यस्ततम समय था आपका, लेकिन आज आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में फिर। इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार। तो दोस्तों, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। बिहार के चुनाव में दूसरे चरण में कौन भारी होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी सरकार आ रही है, ये तमाम तमाम चीज़ें हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, बिहार की एक-एक जानकारी, एक-एक खबर आपको दिखा रहे हैं। इन सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी सटीक जानकारी, आपको पल-पल की जानकारी लगातार मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।